दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 का दिन भारत के संसद के इतिहास में ऐतिहासिक महत्व का दिन था, क्योंकि यह पहला अवसर था 12 वर्षों में जब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकार का कोई विधेयक और वह भी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया था। यह संविधान का 131वां संशोधन विधेयक था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को 1/3 आरक्षण का लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव में मिले, इसे सुनिश्चित करना था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो कानून पास किया गया था, उसमें यह प्रावधान था कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। यह 2029 में संभव नहीं होता, इसीलिए इसे 2029 में लागू करने के लिए 20वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, लेकिन लोकसभा ने इस विधेयक को रिजेक्ट कर दिया। इस विधेयक को पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, जिसके लिए सरकार को 352 मत चाहिए थे, लेकिन वह सिर्फ 298 मत ही प्राप्त कर सकी। विपक्ष को 230 मत मिले। इस तरह से यह संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह उठेगा कि यह बिल क्यों इतना इम्पोर्टेंट था और यह क्यों गिर गया। क्या इसका प्रभाव इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर, वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन पर होगा? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं मनीष कुमार हूँ। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 131वें संविधान संशोधन विधेयक को समझने के लिए हमें 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समझना होगा। सितंबर 2023 में यह संसद ने एक ऐतिहासिक बिल कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट पास किया। कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। इस एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी। दूसरा, यह आरक्षण 15 वर्षों तक रहेगा। तीसरा, यह आरक्षण सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन होने के बाद ही लागू होगा। इस तीसरे प्रावधान ने ही पूरे विवाद को जन्म दिया है। सवाल यह है कि महिला आरक्षण को सेंसस और डिलिमिटेशन से लिंक क्यों किया गया। दोस्तों, भारत में 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है। 2021 का सेंसस कोविड के कारण पोस्टपोन करना पड़ा और डिलिमिटेशन यानी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्गठन वह भी नहीं हुआ है। इस तरह वुमेन रिजर्वेशन तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं होता है। इसी सीमा को समाप्त करने के लिए सरकार 3 बिल का एक पैकेज लेकर आई। इसके अंतर्गत 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसका उद्देश्य लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ा करके 850 तक करना था। दूसरा, डिलिमिटेशन बिल 2026 को लाना था, जो कि नए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण करता। और तीसरा, यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। 3 बिल का पैकेज सरकार लेकर के आई। दोस्तों, यही वह पैकेज था जिसके पास होने पर वुमेन रिजर्वेशन को एक्टिवेट किया जा सकता था, परंतु यह पैकेज लोकसभा में ही फेल हो गया। इसलिए डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल नहीं लाया गया। अब हम लोग 131वें संविधान संशोधन बिल के मेन प्रोविजंस को समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 81 को संशोधित किया जाना था, जिससे कि लोकसभा की सीटों की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया जा सके। आर्टिकल 21 लोकसभा की मैक्सिमम सीटों को डिफाइन करता है। वर्तमान में यह सीमा 550 है, जिसमें से 543 सीटें निर्वाचित हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 21 को संशोधित करके लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ा करके 850 करना चाहता था। इसी प्रकार से आर्टिकल
82 को भी का भी संशोधन किया जाना था, जो कि कहता है कि प्रत्येक सेंसस या प्रत्येक जनसंख्या गणना के बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सीमा को पुनर्निर्धारित किया जाए। इसको भी संशोधित करने का प्रावधान था। उसी प्रकार से आर्टिकल 170 को संशोधित किया जाना था, जिसके अंतर्गत राज्य विधानसभाओं की सीटों को भी बढ़ाने का प्रावधान था। पर सवाल यह है कि सीटें बढ़ाना क्यों आवश्यक था। दोस्तों, 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 489 थी। और 1971 में जब जनसंख्या 55 करोड़ थी, तब लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 की गई थी। जबकि आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़, यह लगभग 4 गुना है, पर सीटों की संख्या अभी भी 543 है। यानी प्रति सांसद की जनसंख्या 1951 में जहां 7.5 लाख थी, वह 25-26 लाख से अधिक हो गई है। इसलिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाना लाजिमी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में असंतुलन भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसलिए सीटें बढ़ाने का औचित्य तो था। दोस्तों, इस बिल का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम 850 सीटों पर डिलिमिटेशन होने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन यह आरक्षण जनसंख्या गणना के बाद और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद ही यह प्रावधान महिलाओं के लिए लागू हो सकता था। लेकिन यहाँ एक संवैधानिक पेच है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि बिल राज्यों के अधिकार से संबंधित हो तो कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 352 मतों की जरूरत थी, लेकिन बिल को केवल 298 मत मिले। यह सरकार की ऐतिहासिक पराजय थी। इस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की भी बात कही गई है और यह भी एक प्रमुख विवाद बना। इस तरह से संघीय ढांचे के ऊपर भी यह बिल आघात करता है। हम सभी जानते हैं कि दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। जहां उत्तर और मध्य भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, वहीं दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम हो गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% से भी ऊपर है, जबकि दक्षिण के राज्यों में यह 2.1% से नीचे है और यह रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच गई है। इसलिए सवाल यह है कि जब दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया है तो उनकी सीटों को क्यों कम किया जाए। दोस्तों, यदि डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर होती है तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण के राज्यों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन घटेगा। यानी जिसने जनसंख्या कंट्रोल की है उसे रिप्रेजेंटेशन में पेनलाइज किया जाएगा और जिन राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया है उन्हें एक तरह से रिवार्ड दिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्पष्ट रूप से कहा है डिलिमिटेशन उन राज्यों को दंडित कर रहा है जिन्होंने सामाजिक विकास किया है। इस तरह से यह सिर्फ राजनीतिक विरोध ही नहीं है, बल्कि संघीय ढांचा में दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक शक्ति अगर कम होती है तो यह संघ के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत का संविधान भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। यदि किसी पॉलिसी के माध्यम से कुछ राज्यों के राजनीतिक प्रभाव कम होते हैं तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मूल भावना के विरुद्ध है। यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेशन का आधार केवल जनसंख्या ही क्यों होना चाहिए। क्या विकास के पैरामीटर को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, जैसा कि दक्षिण के एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। अब हम लोग यह देखते हैं कि लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों की क्या आपत्ति या
तर्क थे इस 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विरुद्ध। सबसे पहला, महिलाओं के आरक्षण को सेंसस और डिलिमिटेशन से डीलिंक किया जाए। उनका यह तर्क था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सेंसस और डिलिमिटेशन से लिंक करना ही गलत था। उन्होंने मांग की कि विमेन रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से इम्प्लीमेंट किया जाए और डिलिमिटेशन की प्रतीक्षा न की जाए। दूसरा, जैसा कि सरकार की ओर से कहा गया था कि किसी भी राज्य को जनसंख्या के कारण सजा नहीं दी जाएगी, जनसंख्या कम होने के कारण उनकी राजनीतिक शक्ति कम नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक राज्य की जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी। इसी पर विपक्ष यह चाहता था कि सरकार इस संबंध में एक लिखित गारंटी दे, लेकिन सरकार इसे देने के लिए तैयार नहीं हुई। तीसरा, उन्हें गेरीमैंडरिंग का भी भय था, अर्थात चुनावी क्षेत्रों की सभाओं सीमाओं को किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए मनमाने तरीके से खींचा जा सकता है। यह विपक्ष का संशय था। उसे भय था कि सत्तारूढ़ दल डिलिमिटेशन के प्रोसेस को अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप मैनिपुलेट कर सकती है। इससे एक फेयर इलेक्टोरल सिस्टम के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। और चौथा, इनकी आपत्ति थी कि महिला आरक्षण में ओबीसी का सब कोटा भी दिया जाए। विभिन्न दलों ने, विशेषकर जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने यह मांग की कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए एक सब कोटा होना चाहिए ताकि अपर कास्ट महिलाओं को लाभ न मिले। इससे कांग्रेस पार्टी भी सहमत दिखी। इन आपत्तियों के बाद सरकार के पास क्या कोई रास्ता था? रास्ता हो सकता था यदि ओबीसी कोटा को सरकार बिल में सम्मिलित कर लेती, 50% यूनिफॉर्म सीट प्रत्येक राज्य में बढ़ाने की लिखित गारंटी दे देती और इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन की शक्तियों को बिल में स्पष्ट कर देती, तो यह बिल पास हो सकता था। परंतु राजनीतिक गणित इस बार सरकार के पक्ष में नहीं थी। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं 31वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित, उसको एक बार पुनः उस पर नजर डालें। सबसे पहले आर्टिकल 81 की बात करते हैं, जो कि यह कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 से ज्यादा नहीं होगी, जिसे 131वां संविधान संशोधन विधेयक 850 तक करना चाहता था। दूसरा, आर्टिकल 82 यह कहता है कि प्रत्येक जनसंख्या गणना के बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री का पुनर्निर्धारण किया जाए। तीसरा, आर्टिकल 170 यह कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या आकार होगा। आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की बात करता है और उसी प्रकार आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है। डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित एक और तथ्य जो इम्पोर्टेंट है, जिसे याद रखना चाहिए, वह यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के द्वारा होता है और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसके आदेश को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आज हम लोगों ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक क्या था और क्यों लाया गया, इस पर चर्चा की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शर्त जिसने विवाद को जन्म दिया, उस पर हम लोगों ने बात किया। नॉर्थ साउथ डिवाइड और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर इस अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ता, उस पर हम लोगों ने बातचीत की और विपक्ष की आपत्तियों और एक बिल के गिर जाने के कारणों पर हम लोगों ने बातचीत की। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, नेपियर ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की विश्लेषणात्मक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।